दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जॉर्ज होगन नोल्स की बुक इन द ग्रिप ऑफ द जंगल्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है द ट्रेल ऑफ ए रोग एलिफेंट। जॉर्ज होगन नोल्स बोलते हैं कि जो उनको परमिट मिला था बक्सर का शूटिंग का, वो परमिट था केवल 7 दिनों का। तो 7 दिनों में उनको उतनी ज़्यादा शूटिंग कर लेनी थी जितनी कि वो कर सकते थे, क्योंकि वक्त कम था, शिकार बहुत ज़्यादा करना था और पहले 2 दिन निकल चुके थे एक टाइगर के किल को ढूंढने में और उस पर निगाह रखने में। और जब भैंस का पाड़ा बांधते बांधते काफ़ी शाम हो गई और जब ये लोग लौट रहे थे बक्सर के फॉरेस्ट बंगलो, तो उन्हें टाइगर की रोर सुनाई दे रही थी। अब जहाँ पर भैंस का पाड़ा बांधा था और जहाँ पर फॉरेस्ट बंगलो था, उसके बीच की दूरी थी 2.5 माइल्स। अब अगले दिन सुबह का जो प्रोग्राम था वो यही प्रोग्राम था कि जहाँ पर हमने भैंस का पाड़ा बांधा है, हमें वहाँ जाकर चेक करना है कि टाइगर ने उसे मारा है कि नहीं मारा है। हालांकि हमें पूरी उम्मीद थी कि टाइगर उस भैंस के पाड़े को मार देगा, क्योंकि रात को हमने उसकी रोर सुन ली थी। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि सुबह हमें टाइगर के निशान ढूंढने होंगे और ये डिसाइड करना होगा कि हमें मचान कहाँ पर बांध रहा है। अब शिकार को ढूंढना, टाइगर कहाँ पर ले गया है उसे मारने के बाद, ये काम खुद ही करना चाहिए। इस काम को इंडियन शिकारीज के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। हम लोगों ने इंतजाम कर दिया था कि हमारे 2 ट्रेंड हाथी एक लकड़ी के पुल पर पहुंच जाएं, जो पुल बना था एक रिवर स्ट्रीम पर। यह लकड़ी का ब्रिज उस जगह से बहुत ज़्यादा दूरी पर था नहीं जहां पर हमने उस भैंस के पाड़े को बांधा था। अब ये हाथी उस जगह पर हमने मंगाए थे जहां पर किसी न किसी तरह से कार को पहुंचाया जा सकता था बैलगाड़ी के जाने के रास्तों पर। लेकिन हमने बैलगाड़ी का प्रयोग नहीं किया था, हमने कार का प्रयोग करना उचित समझा। उसका कारण है, एक तो हम जल्दी पहुंचते, ज़्यादा जल्दी शिकार को ट्रैक कर पाते, और दूसरा हम तरोताज़ा होते। बैलगाड़ी में हमारी कमर का कमरा नहीं बन गया होता। अब जो कार हमने सेलेक्ट की वो थी स्टैंडर्ड, क्योंकि उसका इंजन ज़्यादा भरोसेमंद था। हमें मालूम था कि ये गाड़ी हमें कम तकलीफ देने वाली है, और हम नाश्ता करने के फ़ौरन बाद निकल पड़े फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से उस जगह के लिए जहाँ पर था लकड़ी का ब्रिज। अब जब हम कार से उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर वो लकड़ी का ब्रिज था, जहाँ पर हमें मिलने वाले थे हाथी, वहाँ देखा तो हाथी थे नहीं। हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा खींच मची, क्योंकि हमने अपनी राइफल इंडियन शिकारीज के साथ उन हाथियों पर ही भेज दी थी। वहाँ पर हमें हाथियों के पैरों के निशान तो मिल रहे थे, लेकिन हाथी वहाँ पर नहीं थे। आखिर क्या हुआ था जो हाथी वहाँ पर होकर भी नहीं थे? अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ तो हुआ क्या। हम जोर से चिल्ला भी नहीं सकते थे, हाथियों को या महावत को या इंडियन शिकारी को नाम लेके बुला भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी आवाज़ को सुन लेता टाइगर। अब हम 4 के 4 आदमी निहत्थे उस भैंस के पाड़े को ढूंढने के लिए चल पड़े। जंगल बहुत घना था, अनटच था। जैसे तैसे हमने वो जगह ढूंढ ली जहाँ पर हमने बांधा था भैंस का पाड़ा। हमें देख के बहुत ज़्यादा निराशा हुई कि वो जिंदा था, उसे टाइगर ने मारा नहीं था, आराम से चारा खा रहा था। अब आसपास के इलाके में जब हमने ढूंढने की कोशिश की तो हमें मिले टाइगर के बहुत बड़े पैरों के निशान। अब एक बात तो साफ थी कि वो विशालकाय टाइगर वहाँ पर आया था, चारों तरफ उसने मुआयना किया था, लेकिन क्या कारण था कि उसने उस भैंस के पाड़े को छुआ भी नहीं था। अब एक तरफ हमारे सामने पहेली थी कि हाथी वहां पर आने के बावजूद हमें क्यों नहीं मिले। दूसरी पहेली हमारे सामने ये थी, टाइगर वहां पर आया, भैंस के पाड़े को क्यों नहीं मारा। अब डिग्स का कहना था कि टाइगर ने एक नेचुरल शिकार किया था आसपास ही कहीं पर, और उस दिन उसे इससे ज्यादा मटन की जरूरत थी नहीं। लेकिन इस बात की संभावना भी नहीं थी, क्योंकि आसपास कहीं पर हमें गिद्ध उड़ते नजर नहीं आ रहे थे। तो हमने इस पजल पर ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं। हमने सोचा भैंस के पाड़े को बदल देते हैं। हम जल्दी से उस लकड़ी के ब्रिज के पास वापस पहुंचे और देखा हमारी कार सुरक्षित खड़ी है, क्योंकि हमें आशंका थी कि कहीं जंगली हाथी हमारी कार को डैमेज ना कर दे। यानी कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना।
अब दूसरा भैंस का पाड़ा बांध के जब हम कैंप में वापस आए तो हमें काफी देर हो चुकी थी। अब शाम पूरी तरह से ढलने वाली थी। दूर हमें हाथियों की आवाज आ रही थी। हम उन्हें ध्यान से सुनने लगे। अब दूर से हमें टाइगर की भी आवाज सुनाई दी और ये सुनाई दी एक राइफल के चलने की आवाज। उसकी गूंज जंगल में, पहाड़ों में काफी दूर तक गूंजी। अब जंगल में जो टाइगर की आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था दूर से कोई राइफल चली है, राइफल की गूंज आ रही हो। और हमें लग रहा था इस आवाज को सुनने के बाद सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, इन सब का क्या होगा। उनका दिल कांपता तो होगा। अब दहाड़ पे दहाड़ आ रही थी। हमारे हाथी परेशान हो रहे थे, अपनी सूंड बार बार जमीन पर पटक रहे थे। हाथी खुश तो नहीं थे वहां खड़े रह के। वो जल्दी से जल्दी कैंप पहुंचना चाहते थे। वो चाहते थे उनके आसपास आग जला दी जाए और उन्हें जो गुड़ और आटे की रोटी दी जाने वाली है वो भी दे दी जाए। थोड़ी देर तक हम आवाज़ सुनते रहे। उसके बाद टाइगर की आवाज़ आनी बंद हो गई। उसके बाद हम चल पड़े कैंप की तरफ। हमें उम्मीद थी कि कल सुबह हमारे लिए कुछ अच्छी खबर लाएगी। अब एक रूल होता है कि जब शिकार खत्म हो जाता है, यानी कि उस दिन का शिकार, और जब शिकारी लौटने लगते हैं अपने कैंप की तरफ, तो सारी सावधानियां जो जंगल के दौरान बरती जाती हैं उसे भूल जाते हैं। स्मोकिंग करते हैं, आपस में जोर जोर से बातें भी करते हैं। कर्नल मैक का कहना था कि आज रात को टाइगर को शिकार जरूर कर लेना चाहिए, उस विशालकाय टाइगर को। डिक्स ने कहा कि हाँ, वो बहुत बड़ा टाइगर है, इस बात पर कोई शक नहीं, लेकिन मुझे शक इस बात पर है कि वो बंधे हुए बेट को मारेगा कि नहीं मारेगा। रास्ते में डिग, कर्नल मैक और मैं ये बातें भी कर रहे थे कि आजकल बहुत सारे शिकार शिकारियों के हाथ से चूक रहे हैं। क्या वजह है? केवल अब इस बात पर निर्भर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि भैंस का पाड़ा बांधो, टाइगर उसे मारे, उसके लौटने का इंतजार करो, फिर मचान बना के टाइगर को मारो। अक्सर टाइगर लौटता ही नहीं है। हम ये बातें कर ही रहे थे कि हमारे हाथी अचानक से रुक गए, बिना महावत के कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिए। अब ऐसा लग रहा था कि हाथियों की ही बिरादरी का कोई जानवर यहाँ पर है। हाथी अपनी सूंड हवा में उठा के उसे सूंघने की कोशिश कर रहे थे। अब हाथियों ने जो अपनी सूंड ऊपर उठाई थी, कुछ कुछ नाक के फन की तरह से उठाई थी, हम भी एकदम शांत हो गए थे। अपनी आंखों को और कानों को चौकन्ना करके हम लोग कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कुछ नजर आ जाए, लेकिन ना तो हमें कुछ सुनाई दिया, ना ही कुछ हमें दिखाई दिया। हम कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी सुरक्षित अपने कैंप पहुंच जाए। डिग्स का कहना था कि हमसे 15 कदम की दूरी पर एक जंगली हाथी छुप के खड़ा हो सकता है, जैसे कि हम देख नहीं पाएंगे। डिग्स का हाथी आगे आगे चल रहा था, तभी एक दलदली इलाका आया। वहां पर डिग्स का हाथी अचानक से रुक गया। मेरा हाथी, जो कि एक आंख से अंधा था, करीब करीब उससे टकराते टकराते बचा। हमें आवाज सुनाई दी डिग की कि पीछे हट जाओ, अगर तुम हट सकते हो, वो भी चुपचाप। लेकिन हमें बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। एक जबरदस्त ट्रम्पेट साउंड सुनाई दी, पहले सामने से, फिर उस दलदली इलाके के हर कोने से। हम हाथियों के एक झुंड के नजदीक पहुंच गए थे। अब हमें पानी की छपाक छपाक की आवाज भी आ रही थी, यानी कि वो हाथी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे थे। अब जंगली हाथियों का जो झुंड मिलता है, वो एक हाथियों का परिवार हो या फिर टस्कर्स का ग्रुप क्यों ना हो, और जो कि एक अच्छे मूड में हो, आपको नुकसान पहुंचाने के मूड में ना हो, फिर भी भगदड़ की संभावना तो रहती ही है। अब जो हाथियों के झुंड की भगदड़ होती है वो दिन में भी बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन अगर रात हो तो वो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब हाथी एक बहादुर जानवर होता है, इतना बहादुर कि आप उसकी तुलना लायन से कर सकते हैं, यानी कि बब्बर शेर। और इतना डरपोक होता है कि जिस तरह से लड़कियां चूहे को देख के उछलती हैं, वैसे ही पूंछ उठा के भाग खड़ा होता है, जरा से भी खतरे से। सबसे ज़्यादा डरने वाला अगर जानवर कोई होता है तो वो होता है हाथी। और एक अच्छा महावत होना चाहिए उसे टैकल करने के लिए ऐसी परिस्थितियों में। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। हमारे जो दो हाथी थे, ये शिकार वाले हाथी नहीं थे, ये सामान कैरी करने वाले हाथी थे, यानी इनमें जिगरा था ही नहीं।
अब इन हाथियों का इस्तेमाल हमने इसलिए किया था कि हमारे वो दो हाथी जो कि लकड़ी के ब्रिज के पास से भाग गए थे, उन्हें थोड़ा आराम मिल जाए, क्योंकि अगले दिन टाइगर के किल को ढूंढने हमें जाना था। उनका पूरे दिन इस्तेमाल होना था। सबसे बुरी बात यह थी कि इन हाथियों को जंगल के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ये सामान ढोते थे रोड पर, और इन्होंने कभी देखा भी नहीं था जंगली हाथियों को। अब ऐसी विकट परिस्थिति आ गई थी हमारे सामने और इन हाथियों के सामने कि एक हाथियों का झुंड था जो कि चिंगाड़ रहा था। क्या एक्शन लेना है समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि क्या ये हाथी हमारी कमांड को मानेंगे या फिर भाग खड़े होंगे। हमने एक बेवकूफ़ी और की थी कि हम लालटेन भी नहीं लाए थे, शॉटगन भी लेके नहीं आए थे, जो कि हमारे साथ हमेशा चलती थी। जंगल के देवता का भी ये रूल होता है कि उन्हें इंसान या जानवर से कुछ लेना नहीं है। यहाँ पर काम आता है तो कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस। लालटेन ना सिर्फ रोशनी के लिए काम आती हैं, हाथियों को डराने के लिए भी काम आती है, क्योंकि उसके अंदर जलती है आग। आग से डरते हैं हाथी, शॉटगन से हाथी बहुत डरते हैं। इकोनॉमिकली भी शॉटगन बेहतर थी, क्योंकि शॉटगन की गोली सस्ती आती है। राइफल की गोली हवाई फायर करना, हाथियों को भगाने के लिए इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी थी। अब एक भी क्षण ऐसा नहीं था जिसे कि गंवाया जाता ये डिसाइड करने में कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि वो था सिर्फ हमसे 50 कदमों की दूरी पर, और वो था एक बहुत बड़े साइज का टस्कर, खड़ा हुआ था फायर लाइन के बीचों बीच में। अब जब हाथी सामने खड़ा हुआ था तो उसके जो बॉडी के कर्व्स थे, उसके शरीर की जो मजबूती थी, उसे हम साफ साफ देख पा रहे थे। अब हमें ऐसा लग रहा था कि हम पैदल ज्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन अपने हाथी को इस दैत्य के सामने बैठने के लिए कहना अपने आप खतरा आमंत्रित करने जैसा था। लेकिन कुछ तो करना था, और हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कैसे इस आने वाले खतरे, यानी आने वाले झगड़े, यानी कि आने वाले मुकाबले को अवॉइड किया जाए। क्योंकि अगर हम हाथी पे बैठे हैं तो हमारे हाथियों का घायल होना तो तय है जब वो टस्कर चार्ज करेगा। हमने अपने महाराजा फ्रेंड से उधार लिए थे ये हाथी, और हम उन्हें घायल करके वापस नहीं करना चाहते थे। तभी उस टस्कर ने अपना मुंह हमारी तरफ घुमाया और हमारा कलेजा हमारे मुंह तक आ गया। उसका जो दैत्य जैसा आकार था हमारे सामने नजर आ रहा था, और वो देख के हमारी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। पहले तो हाथी अपने कान आगे और पीछे कर रहा था, जो बड़े ताड़ के झाड़ की तरह से नजर आ रहे थे। लेकिन अब वो हाथी मूर्ति की तरह खड़ा था, हमें देख रहा था, कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके बाकी साथी, उसके हर्ड के साथी अपने अपने काम पर चले गए हैं। बस यही है जो हमारा काम तमाम करना चाहता है। लेकिन हाथी आसपास ही थे। ऐसे में गोली चलाना खतरे को आमंत्रित करने के बराबर था, क्योंकि भगदड़ मच जाती, और वो भगदड़ इंसानों की भगदड़ नहीं थी, हाथियों की भगदड़ थी। दो हाथी तो हमारे ही थे, और इसमें हम कुचले जाते मच्छरों की तरह से। यानी सारे हाथी मिला लिए जाए तो होंगे करीब करीब 40-50। ऐसे में फायरिंग करना आखिरी ऑप्शन था जब कुछ भी उपाय ना बचे। सरकार की तरफ से भी जुर्माना था 500 रुपए का, अगर आपने जंगली हाथी को मार दिया बिना परमिट के। आपको महीनों लग जाएंगे यह साबित करने में कि आपकी जान को खतरा था, आपने अपनी जान की हिफाजत के लिए उस हाथी को मारा है। लेकिन लाल फीताशाही इतनी थी कि आप ये साबित कर नहीं पाएंगे कि वो हाथी आपकी जान के लिए खतरा था। यही माना जाएगा कि आपने जानबूझकर उस हाथी का अवैध शिकार किया है। अब हम सोच रहे थे कि अंधेरा हो रहा है, क्या पता हम बैठे हैं हाथी के ऊपर, लेकिन ये बात टस्कर देख नहीं पा रहा हो। लेकिन एक बात तो उसकी हरकतों से साफ नजर आ रही थी कि उसे मालूम था कि इंसान यहाँ पर मौजूद है। और जो हमारे हाथी थे वो अनट्रेंड हाथी थे, वो बिल्कुल जड़वत खड़े थे। उन्हें तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग ऐसे खतरे में उन्हें लेकर क्यों आ गए हैं। तो वो ऐसे वक्त में वो हाथी हमारी जान बचाए, इस बात की संभावना थी ही नहीं। हालांकि हमारे महावत पूरी कोशिश कर रहे थे वो अपने अंकुश
हाथियों के सिर पे मार रहे थे, आगे को झुके हुए थे, लेकिन हाथी इतने डरे हुए थे, वो पालतू हाथी, कि उनके ऊपर कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। और हमारी स्थिति ये थी कि हमारा एक हाथ हाथी के हौदे पर जो रस्सी होती है उस पर था, दूसरा हाथ राइफल पर था। करीब करीब सांस रोककर हम ये देख रहे थे कि ये टस्कर क्या करेगा। तभी टस्कर ने एक कदम आगे बढ़ाया और हमारे कानों में पड़ी डिग्स की राइफल के बोल्ट होने की आवाज। उसने उसे इतना धीमे किया था कि आवाज कम से कम होने पाए। कर्नल मैक, जो कि उसके पीछे वाले हाथी पर थे, वो भी डिग को फॉलो कर रहे थे। तभी डिग ने अपना सर पीछे को घुमाया और धीरे से बोला, बैक बैक, यानी कि पीछे चलो पीछे चलो। ये बात हमने अपने महावत से बोली। उसने पुरजोर कोशिश करी, लेकिन हमारे हाथी टस से मस नहीं हो रहे थे। अब जब हाथी पीछे नहीं चल रहे थे तो डिग और मैक शॉक की कंडीशन में थे, सदमे में आ गए थे। अब उनका जो हौदा था, जिस गद्दे पर वो बैठे थे, वो हिल रहा था और डिग और मैक को लग रहा था कि वो अब गिरे कि तब गिरे। अब ऐसा लग रहा था कि वो हाथी ही अपने सवारों को हिला हिला के फेंक देगा। अब महावत धीरे से बोला, अल्लाह अल्लाह, हमारे हाथी बहुत ज्यादा सदमे में है, शायद ये सदमे की वजह से गिर जाएंगे। अब महावत मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था। हम कह रहे थे कि पूरा जोर लगाओ, हाथियों को गिरने से रोको, लेकिन वो महावत शायद हमारी बात सुन नहीं रहा था। अब मेरे हाथी के पिछले पैर कांप रहे थे, पीछे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं नीचे को झुक रहा हूं पीछे की तरफ से। अब जो लीडिंग एलिफेंट था हमारे आगे था, वो भी इसी तरह से गिरने जा रहा था। अगर हमारे हाथी भाग खड़े होते तो भी वो टस्कर पीछा करता, लेकिन इस बात का सवाल ही कहाँ था। हमारे हाथी तो हिल भी नहीं रहे थे, वो तो गिर रहे थे। अब उनकी ये कंडीशन देख के टस्कर एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। अब वो टस्कर अपनी सूंड को एक पेड़ की डाल की तरह से ऊपर उठा रहा था, फिर एक हिलते अजगर की तरह से नीचे ला रहा था। हमें अपनी धड़कनें कुछ ऐसी सुनाई दे रही थी जैसे हमारे अंदर पंप चल रहा हो। लेकिन तभी हमें बाएं हाथ की तरफ से एक सांबर डियर मादा सांबर की कॉल सुनाई दी, अलार्म कॉल। हमारी नसें फटने को हो रही थी। अब ये नई मुसीबत क्या आ गई, हम ये सोच रहे थे। डिग किसी तरह से अपने हाथी के ऊपर, यानी कि हिलते हुए हाथी के ऊपर अपने आप को संभालते हुए उस तरफ देखने की कोशिश कर रहा था जहां से आ रही थी उस मादा हिरण की अलार्म कॉल। यानी करीब 45 डिग्री घूमना पड़ रहा था डिग को। अब इस कंडीशन में अगर डिग के हाथी के ऊपर वो टस्कर चार्ज करता तो सीधे उसके सीने पे उसका सिर लगता। लेकिन वो टस्कर भी अचानक से घबरा गया था कि ये कॉल क्यों हो रही है, ये हिरण क्या टाइगर के लिए चिल्ला रहा है। अब हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सांबर भागते भागते अलार्म कॉल कर रहा है और धीरे धीरे उसकी अलार्म कॉल दूर जा रही थी और उसके साथ उसका झुंड भी भाग रहा था, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था। अब टस्कर दोबारा चार्ज करने के मूड में आ गया था। हमारे हाथी वैसे ही कांप रहे थे, लग रहा था अब गिरेगी तब गिरे। हम लोग कूद के भागने की तैयारी में थे। मैंने अपना कैमरा सावधानी के साथ उछाल दिया, वो हल्की सी आवाज के साथ नीचे गिरा। अब मैं राइफल संभालते हुए कूदने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से हमारे हाथी भाग खड़े हुए। हम लोग हवा में उड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था, इतनी तेजी से हमारे हाथी भाग रहे थे। अब हमारे हाथी जब भागे थे उसकी वजह यह थी, एक जोरदार दहाड़ की आवाज उन्होंने सुनी थी। उस आवाज को सुन के वो टस्कर भी चौंक गया था और हमारे हाथी भाग खड़े हुए थे। और ये रोड थी एक टाइगर की, जिसको सुन के हमारे डरे हुए हाथी इतना डर गए कि भाग खड़े हुए अपने आप। अब बोल्डर्स के ऊपर भागते हुए हाथी रुक नहीं रहे थे, वो भाग रहे थे कैंप की तरफ, और कैंप लग रहा था केवल 1 मील की दूरी पर ही है। हमने करीब 1 मील की दूरी तय कर ली थी 5 मिनट में। अब हमें जो हमारा कैंप था उसकी बॉन फायर्स नजर आ रही थी। हमारे हाथी जो कि बुरी तरह से थके हुए थे, जिनका एक एक पैर कांप रहा था, अचानक से रुक गए। अब हमें भी सांस नहीं आ रही थी, हाथी को भी सांस नहीं आ रही थी, दोनों ही सांस ले रहे थे। लेकिन आसमान में सितारे चमक रहे थे। थोड़ा सा हमने अपनी पोजीशन संभाली हाथी की पीठ के ऊपर और फिर जलाई सिगरेट। अगर हम पिछला घटनाक्रम याद करने की कोशिश कर रहे थे तो हमें कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि इतनी तेजी के साथ इतनी सारी चीजें हो गई थी। हम अपने भाग्य को, अपने सितारों को धन्यवाद दे रहे थे कि हमारी जान बच गई। इतनी विकट परिस्थितियों में अभी भी जंगल के अंदर जो कोलाहल मच रहा था वो हमें सुनाई दे रहा था।
बीच बीच में टाइगर की रोर अभी भी सुनाई दे रही थी और उसके बाद उस टस्कर की ट्रम्पेट साउंड भी सुनाई दे रही थी। हमारे हाथी कांप भी रहे थे, बार बार घूम रहे थे और बार बार उस डायरेक्शन में घूम के मुड़ के देख रहे थे जहां से टाइगर की रोर सुनाई दे रही थी और उस टस्कर की ट्रम्पेट साउंड। अब कर्नल मैक ने अपनी घड़ी देखी, 8 से ज्यादा बज गए थे रात के। तभी मुझे याद आया कि मैंने अपना कैमरा तो वहां पर नीचे गिरा दिया था। अब बाकी लोगों ने सोचना शुरू किया कि उन्होंने क्या क्या गिरा दिया है। जब तलाशी शुरू हुई हाथियों की पीठ पर तो मालूम चला कि हमारा कार्ट्रिज बैग, हमारी टोपी, 2 बड़े कोट, एक कंबल और कर्नल मैक का ब्रांडेड फ्लास्क जिसके ऊपर लेदर केस चढ़ा था, ये सब कुछ गिर चुका था। क्योंकि हम लोग जंगल में शिकार करने के लिए आए थे, ये सारी चीजें जंगल में हमें दोबारा नहीं मिलने वाली थी। बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अब हमारी वहां पर दोबारा जाने की हिम्मत तो थी नहीं कि अपना सामान ले आते, और जहां पर हम खड़े थे वहां ज्यादा देर तक खड़े रहना भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि टस्कर की आदत होती है, कई बार वो पीछा करता है। और जो सॉलिटरी टस्कर होता है, इक्कड़ हाथी होता है, वो तो कुछ ज्यादा ही पीछा करता है। और जो हाथी हमारे सामने खड़ा था वो पक्का इक्कड़ हाथी ही था। अब हमने तलाशी ली तो देखा कि कुछ कार्ट्रिज हमारी शर्ट की पॉकेट में है। हमने महावत से कहा, तेजी से कैंप की तरफ बढ़ चलो। हम कैंप में पहुंचने ही वाले थे कि तभी एक बड़ी सी डाल के टूटने की आवाज हमें सुनाई दी, हमसे करीब 300 गज की पीछे। अब ये आवाज सुनी थी कि डिग ने कहा कि अपने हाथियों को दौड़ाओ। महावत कोशिश भी कर रहे थे, क्योंकि हम दोबारा उस परिस्थिति में नहीं आना चाहते थे कि हमारे सामने खड़ा हो टस्कर और हमारे हाथी कांप रहे हो, गिरने वाले हों। लेकिन हाथी फिर नहीं बढ़ रहे थे। हालांकि अभी टस्कर हमारे सामने नहीं आया था, लेकिन वैसे ही उन्होंने घबराना शुरू कर दिया था, कांपना शुरू कर दिया था। अब हमने अपनी राइफल लोड कर ली थी, उस डायरेक्शन में पॉइंट कर ली थी जहां से डाल टूटने की आवाज आई थी, क्योंकि हमें मालूम था कि वो टस्कर किसी भी वक्त तेजी से निकल के सामने आ जाएगा। अब हमें फायर करने में कोई डर नहीं था, क्योंकि हाथियों का झुंड वहां पर नहीं था, भगदड़ मचने की संभावना भी नहीं थी। अब बंदूक चली, जो उसकी गरज हुई और जो उसकी चमक हुई वो देखने लायक थी। अब ये जो धमाका हुआ उससे फिर हमारे हाथी पहले तो उस तरफ मुड़े जिस तरफ से वो डाल टूटने की आवाज आई थी, फिर वापस घूमे, अपनी सूंड हवा में उठा के पूंछ को टेढ़ा करके भागते ही रहे। हम एक हाथ से रस्सी पकड़े थे, एक हाथ से राइफल पकड़े थे, अपने आप को संभाल रहे थे। हमारी उंगलियां बहुत ज्यादा दर्द दे रही थी। हम एक पशुशाला के बगल से भागते जा रहे थे, कुछ गज की दूरी पर ही था हमारा कैंप। डिक को ये रास्ता याद था, वो बोला अपने सर झुका लो, नहीं तो ऊंची डालों में हमारा सर लग जाएगा, क्योंकि एक बार पहले लग चुका था। फॉरेस्ट बंगलों में जो रोशनी जल रही थी अब हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन हमारे दिल अभी भी इतने जोर से धड़क रहे थे कि लग रहा था कि मुंह से बाहर गिर जाएंगे। अब हमें एक लकड़ी का पुल नजर आ रहा था, जिससे एक घोड़ा भी निकल जाए और उसका वजन वो झेल जाए, बड़ी बात थी। यहाँ तो हाथियों को निकलना था, एक तरह से छलावा था, ट्रैप था। ये आने वाला खतरा महावत ने भाप लिया था। उसने पूरी कोशिश कर दी थी, पूरा जोर लगा दिया था भागते हुए हाथियों को रोकने के लिए, ताकि वो उस लकड़ी के पुल पर ना चढ़ जाएं। लेकिन वो महावत कामयाब नहीं हो रहे थे। लेकिन तभी जो हाथी आगे था उसे कुछ मामला समझ में आ गया था। आधे गज की दूरी से लकड़ी के पुल को उसने छोड़ दिया, नाले के अंदर उतर गया और कुछ ऐसे निकल गया जैसे कि वो मॉर्निंग वॉक पे निकला हो। हमारे हाथियों ने भी उस हाथी का पीछा किया। हम लकड़ी के पुल को तोड़ने से और उससे गिरने से बच गए थे, लेकिन वायरिंग को तोड़ दिया था हमारे हाथियों ने, जो फॉरेस्ट बंगलों के चारों तरफ थी। अब हम फॉरेस्ट बंगलों के कैंपस में आ चुके थे। हमें हाथियों से उतरने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि हाथियों की नर्व्स जवाब दे चुकी थी और वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे। हमें खड़े हाथियों से उतरना पड़ रहा था। अब डिग ने उतर के पूछा कि क्या तुम लोग उस लकड़ी के ब्रिज से नर्वस हो रहे थे? अब कुछ सोडा, कुछ विस्की के पैग और कुछ सिगरेट के धुएं के छल्ले इन्होंने हमें नॉर्मल कर दिया था। अब हम अपने पैजामा पहन के ठहाके लगा रहे थे कि क्या क्या हो गया था और क्या क्या हो सकता था। डिग ने कहा कि पुल पे चढ़ने की गलती हाथी कभी नहीं करता। ये जो जानवर होते हैं इन्हें अपने वजन का एहसास होता है। अपने कदमों से ये पहले ही नाप लेते हैं कि इन्हें पैर कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। हाथियों को याद रहता है, शायद पुरानी याददाश्त के आधार पर या जो भी वजह हो, इसीलिए आखिरी मौके पर उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया था, पुल पर नहीं चढ़े थे। कर्नल मार्क ने कहा, क्या ये वही टाइगर था
जिसके बारे में हमने पहले सुना था, और क्या ये हमारी जान बचाने के लिए आया था? हम में से कोई एक बोला कि तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है, क्या ऐसा हुआ था? तो उसने कहा, हाँ ये वही टाइगर था। पहले हमें दूर से इसकी रोर सुनाई दी। उस रोर को सुन के ऐसा लग रहा था कि वो डिसअपॉइंट हो गया है, उसका हंटिंग ग्राउंड किसी कारण से चेंज हो गया है। 10 दिनों से वो हाथी उस वैली के अंदर था और उसके कई कारणों से उसको जगह चेंज करनी पड़ती थी, शिकार नहीं कर पाता था। उसमें से कई कारण हम लोग भी थे। हम उसे मारने के लिए बुफेलो बेट बांधते थे, यानी भैंस का पाड़ा बांधते थे। या तो वो उसे देख नहीं पाता था या उसे कोई दूसरा टाइगर मार देता था। कभी कभी कोई टाइगर भैंस के पाड़े को मारता नहीं था, हमें वो जिंदा ही मिल जाती थी। हर रात वो टाइगर 8 से 10 मील की दूरी तय कर रहा था। अब इस टाइगर का मुख्य शिकार था कैटल, यानी कि मवेशी। जब उसे मवेशी नहीं मिलते तो कभी कभी अपना पेट भरने के लिए वो सांभर डियर, चीतल डियर का भी शिकार कर लेता है। तो डियर को मवेशी मारने वाला टाइगर एक रिजर्व किल की तरह से इस्तेमाल करता है, या फिर कभी डियर उसके सामने अचानक से आ ही ना जाए, इजी किल के रूप में। या फिर कभी टाइगर का मन हो डाइट चेंज करने का, तो वो घात लगाता है सांभर पर, वो टाइगर जो कि मारता रहता है मवेशी हमेशा। और हमें मालूम है कि जितने भी डियर होते हैं वो घने जंगल को छोड़ के रात में खुले मैदानों में आ जाते हैं ताकि उनको भागने में आसानी रहे। सुबह होते ही वो फिर चले जाते हैं जंगलों में। जितने कार्निवोरस जानवर हैं वो भी नदी के किनारे, रेत पर या खुले मैदानों में चलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके जो सॉफ्ट पैड्स होते हैं वहां उन्हें चलने में आसानी होती है। तो जिस टाइगर ने हमारी जान बचाई, जो उसकी पहली आवाज हमने सुनी थी, वो करीब आधा मील की दूरी से आई थी। अब जब हमारे हाथी रुक गए थे, हाथियों का हर्ड हमारे सामने आ गया था, तो वो टाइगर जो कि उस नाले में चल रहा था हमारे हाथियों के पीछे आ गया होगा। थोड़ी देर उसने इंतजार किया होगा ये देखने के लिए कि हमारे हाथी क्यों रुके हुए हैं, आखिर हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि टाइगर के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद शायद हमारे बाएं हाथ की तरफ से, फायर लाइन की तरफ से वो आगे चला गया होगा, यानी उस टस्कर के पीछे चला गया होगा। जब वो बाएं हाथ की तरफ से आगे जा रहा होगा, हो सकता है उसने सांबर डियर का झुंड देख लिया हो, तब उन पर घात लगाने की कोशिश करने लगा हो। उस वक्त हम परेशान थे क्योंकि हमारे सामने खड़ा था टस्कर। जब सांबर डियर के पीछे वो टाइगर दौड़ा और सांबर उसके हाथ से निकल गए, तो दौड़ने के चक्कर में वो उस टस्कर के पीछे आ गया होगा। अब इतनी ज्यादा निराशा उस टाइगर को हुई होगी कि उसके बाद अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए उसने अपने फेफड़ों में हवा भर के जोरदार दहाड़ मारी होगी, जिस दहाड़ को सुन के हमारे हाथी भाग खड़े हुए थे। जिस भगदड़ से हम डर रहे थे, जिसकी वजह से हम फायर नहीं कर रहे थे, और वो भगदड़ टाइगर की दहाड़ से हुई। अगर हम ट्रेंड हाथी लेके गए होते, अनाड़ी हाथियों को नहीं ले गए होते, तो इस मुश्किल परिस्थिति में हम फंसते ही नहीं, बड़े आराम से निकल आते। हमारे पास बंदूकें भी थी। अगर ट्रेंड हाथी होते, हम हवा में फायर करते तो टस्कर पीछे हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, जान बची तो लाखों पाए। उस रात हम लोग घोड़े बेच के ऐसे सोए जैसे हम पहले कभी सोए ही नहीं थे। दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।